बेटा हम लोग बात करने जा रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरी तरीके से खत्म करना है, ठीक है भाई। सारे लोग अपने नोट्स ओपन कर लो, नोट्स एक बार नजर में रखना, ठीक है भाई। साथ के साथ पेज पलटते रहना जो बोले। देखो हेलो, फिर भी हम आपको कंप्लीट करा दें, इधर ध्यान दो बेटा, हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले बेटा सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीधा सा मतलब है बेटा, कोई भी सपोज करो आपका ऐसा मतलब कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, जिसके अंदर बेटा क्या आ जाए, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, उसमें सेंट्रल एटम भी हो और कुछ अदर एटम भी हो, उस बेटा कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम देंगे, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ना झलक दिखाता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। जैसे कुछ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ C3D4 ऐसे कुछ भी बेटा अगर कंपाउंड आ जाए आपको, तो इसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम देता हूँ, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना बेटा, ये आपके सारे के सारे सॉल्ट होते हैं बेटा, ठीक है। आई रिपीट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने होते हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब इन सॉल्ट्स पे हमें काम करना है कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बेटा शुरुआत है वो कैसे हुआ। देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है बेटा, जो सॉल्ट है बनता कैसे है, हमें पता है एसिड और बेस है। अगर मैं इनको मिला दूं भाई, एकदम जीरो से करा रहे हैं, देख लो भाई आप लोग, बस देखते रहो ध्यान से ना, पूरा करा देंगे आपको, बस झलक मार लेना बीच बीच में नोट्स की। तो हमें पता है एसिड और बेस को अगर मैं मिलाऊं तो भाई सॉल्ट और वाटर हमारा बनता है। अब इसमें जो सॉल्ट होता है ये तो हमें पता चल गया। अब सॉल्ट, ये तो भाई 10th की रिएक्शन है ना भाई, इतना तो याद है कि इतना भी आप लोगों को याद नहीं कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट, क्या होता है बेटा, सॉल्ट और वाटर होता है। अब सॉल्ट यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है बेटा, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल सॉल्ट, एक होता है बेटा एडिशनल सॉल्ट, ठीक है बेटा। एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है क्या, एडिशनल सॉल्ट। अब सवाल ही उठता है कि भैया ये सिंपल सॉल्ट क्या होता है और एडिशनल सॉल्ट क्या होता है। जिसमें एक टाइप का कैटायन और एनायन यूज हो उसे मैं बोलूंगा क्या, सिंपल सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो बेटा इधर NaCl है, इसमें अगर देखा जाए एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप का क्या है, इसमें एनायन है। अगर एक टाइप का यूज हुआ है बेटा तो इसे मैं बोलूंगा सिंपल सॉल्ट। एडिशनल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ आपके कैटायन और एनायन का यूज हो, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन यूज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है AB2.CD3 ऐसा कुछ है, तो अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो मुझे A प्लस मिलेगा, B माइनस मिलेगा, C प्लस मिलेगा, D माइनस मिलेगा। मतलब अगर मेरे पास देखो दो कैटायन मिल गए दो टाइप के, किसी भी ऐसे कंपाउंड में अगर मुझे दो टाइप के कैटायन मिल गए या दो से ज्यादा टाइप के कैटायन मिल गए या एनायन दो टाइप के मिल गए या दो से ज्यादा टाइप के एनायन मिल गए, तो ऐसे कंपाउंड को मैं एडिशनल सॉल्ट कहूंगा। क्योंकि भैया बात ये है, एसिड और बेस आप मिला रहे हो सकता है दो चार टाइप के एसिड मिला दो, हो सकता है दो चार टाइप के बेस बना दो, ठीक है भाई, लेकिन इनसे आपका कभी सवाल नहीं बनेगा, आपका इनसे कभी भी आपका सवाल नहीं बनता। अब जैसे इसमें आ जाता है एडिशनल सॉल्ट के फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो भाई डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, बट 1% चांस से पूछ रहे हैं, 99% नहीं पूछेंगे। डबल सॉल्ट का बेटा सीधा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपका कोई भी जो आपका सॉल्ट है, ठीक है भाई, ये सब सॉल्ट की तो बातें चर्चा चल रही है, जो सॉल्ट अगर आप पानी में डालो और वो सॉल्ट पूरी तरीके से टूट जाए, पूरी तरीके से टूट गया, जैसे आपने सुबह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जैसा जो 100% इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, 100% जो डिसोसिएट हो जाता है, उसको मैं बोलूंगा डबल सॉल्ट। जो पूरी तरीके से ना टूटे उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ओवरऑल हमें पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी कंपाउंड लिया, जैसे AB2CD3 है, CD मान लो ऐसा कुछ है, तो अगर मैं इसे तोड़ूंगा भाई तो मुझे A मिल गया, B मान लो माइनस मिल गया, C प्लस मिल गया, D माइनस मिल गया, ऐसा कुछ मान लो मुझे मिल गया। तो लेकिन पानी में डालते हैं पूरा टूट गया ना, पूरा टूट गया। बट अगर मैं बात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की करूं तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे इसमें मान लो ये हमारा ऐसे करके कुछ कंपाउंड है मान लो, तो इसमें जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा A प्लस BC3 माइनस, इसमें टूट जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटा, इसमें देखो भाई सब कुछ भाई मतलब बिखर गए, सब कुछ बिखर गया, लेकिन इसमें सब कुछ नहीं बिखरा। इसमें देखो एक गुच्छे की फॉर्म में आ गया, एक सिंपल हो गया। समझ आया कि नहीं है भाई, इसमें एक गुच्छे की फॉर्म में, एक आपका क्या हुआ, अलग हो गया पूरा। तो आउटपुट ये है, अगर मैं इस टेस्ट में आपसे बोलूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे, ध्यान से सुनना।
अगर मैं कोई टेस्ट ऐसा करूं जो मुझे प्रेजेंस ऑफ C+ आयन बताता है, C+ आयन की प्रेजेंस बताता है, तो ये वाला टेस्ट जो है अगर मैं इसमें वो टेस्ट करता हूं तो पॉजिटिव आएगा वो टेस्ट, मतलब ये टेस्ट दे देगा क्योंकि इसमें C+ फ्री है। बट अगर मैं इसमें करूंगा तो क्या ये पॉजिटिव देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इनके बीच में जो की डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें इंडिविजुअल आयन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट इसमें अपना हर एक इंडिविजुअल आयन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत तो बताओ। डबल सॉल्ट में आपके 3 फॉर्मूले वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है भैया? कौन कौन से हैं? मोहर सॉल्ट है, पोटास एलम है और कार्नोलाइट। समझ में आया कि नहीं भाई? इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा? आपके उस नोट्स में साफ साफ ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, है ना? अब वहां पे हम बात करते हैं कुछ बेसिक कंपाउंड की, कि कंपाउंड होता क्या है ना भाई? कंपाउंड की अगर बात करी जाए तो क्या हुआ, देखो कि हमने बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी तो पढ़ना है पूरे चैप्टर में लिए। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का लॉजिक क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C पे मान लो हमारा 2 है, D हमारा 4 है, मान लो ऐसे करके हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, इसकी दिल की बातें क्या, उस पर काम कर लो। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा ना तो चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब ये? इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता है, जो ये A है ना बेटा, इसको मैं काउंटर आयन कहूंगा, इसको मैं काउंटर आयन कहूंगा, ठीक है बेटा? जो यहां होगा उसको मैं सेंट्रल एटम कहूंगा या सेंट्रल मेटल एटम कहूंगा, ठीक है बेटा? इनको मैं लिगेंड कहूंगा, इनको मैं लिगेंड। अभी इन सबका मतलब बताऊंगा मैं क्या है इनका मतलब, अभी इनका मतलब बताएंगे आपको कि क्या क्या है ये, ठीक है? देखो ये हमारा इनका क्या हुआ, जितने वर्ड यूज हुए ये उनका लॉजिक हो गया। अब देखो ध्यान से होता क्या है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, देखो ए मैंने इधर बना दिया, बी को मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर रखूंगा, बड़ा ब्रैकेट हुआ। बी का है, बी को बेटा 2 सी है और 4 डी है, यही तो है। तो मान लो सपोज करो एक ऊपर सी हो गया, एक नीचे सी हो गया, ये 4 हमारे डी हो गए, ठीक है? तो ये हमारा क्या रहता है, इस कॉम्प्लेक्स का मेन स्ट्रक्चर है जो कहना चाहता है, ठीक है भैया जी? अब इसमें जो एक कंपाउंड है ना, ये ऐसा एरो बनेगा। क्यों बनेगा भैया एरो? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं भाई, है ना? और जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज डोनेट करती है उसे मैं क्या बोलता हूँ बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता हूँ। समझ आया कि नहीं आया? ये हमारा मेन लॉजिक होता है जो ये दिख रहा है, ठीक है भैया जी? कोई दिक्कत तो बताओ। अब आप ध्यान से देखो, बी कितने लोगों से अटैच है? 4 डी से 2 सी से। जितने लोगों से कोई भी चीज अटैच होती है उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो आप बोलोगे 6 है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। लॉजिक सुनो, ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करना, लोन पेयर डोनेट करना, ठीक है भैया? जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसे मैं कहूंगा लिगेंड, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे मैं कहूंगा सेंट्रल मेटल एटम। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? जो डोनेट करेगा उसे मैं लिगेंड बोलूंगा, और जिसको डोनेट किया जाएगा उसे मैं सेंट्रल मेटल एटम कहूंगा। अब यहाँ पे काफी वर्ड आ जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ जाता है। ये सब आपने नहीं जानना, बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा कि जैसे मैं बोलूं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहता है, और नहीं तो आप रीड करने के लिए एक बार रफली रीड कर लीजिएगा। समझ आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भैया जी? बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सब के लिए हमें पढ़ना था, बट हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 और 6 के लिए ही है। 4 और 6 के लिए ही हमें काम करना है। अब 4 और 6 पे अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा? देखो बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, ठीक है? कि देखो भाई सुनो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो क्या ज्योमेट्री होगी? देखो यार कॉमन सेंस लगा लो, तुम चाहो तो बस पर थ्योरी से देख सकते हो। अगर 2 होगा तो जाहिर सी बात है इधर सी होगा, इधर सी होगा, ये बन जाएगा किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? लेकिन हमने जब ये पढ़ना ही नहीं, जब क्वेश्चन ही नहीं आना इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे चर्चा करके इस पे ना? क्योंकि अभी टोटली बेटा हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड ही रहेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर मैं चर्चा करूं बेटा क्या होगा? देखो ध्यान से भाई, बड़ा प्यारा टॉपिक है ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या चीजें पॉसिबल, पहले इस पे काम करते हैं भैया। 2 चीजें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ध्यान से देखना। हो सकता है, देखो भैया इतना तो क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 लिगेंड होंगे, क्योंकि डोनेशन किसकी वजह से होगा? 4 की तरफ से होगा।
समझे कि नहीं समझे भाई? अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे मेटल है, हो सकता है इसको ऐसे डोनेट किया जा रहा हो, आपने CH4 का स्ट्रक्चर देखा है ना, हो सकता है इस तरीके से डोनेट किया जा रहा हो, तो इसे बेटा मैं क्या नाम दूंगा, इसे मैं नाम दूंगा टेट्राहेड्रल। आपने पढ़ा हुआ CH4 के स्ट्रक्चर को भी हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी है, क्या हो सकता है ये जो लिगेंड है वो जो डोनेशन कर रहे हैं बेटा वो इस तरीके से करें। अब बोलोगे इसे स्क्वायर प्लेनर ही क्यों कहते हैं? देखो क्या ये स्क्वायर शेप बना रहा है, ये स्क्वायर शेप बना रहा है और ये एक प्लेन में लाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज आएगा भी, बस इतना याद रखना है। आपका आउटपुट क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें दो टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक स्क्वायर प्लेनर, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। भाई कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? अगला अपना बेसिक टर्म आता है एक छोटा सा, डेंटिसिटी। चलो भाई उठाई देते हैं डेंटिसिटी। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर पहले उसके बात कर लेते हैं ना, 6 के लिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सबको क्लियर हो गया। मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, अगर मैं बातें करूँ तो क्या होगा भाई? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सीधा सीधा प्यारा प्यारा लॉजिक है बेटा, क्या कि यहाँ पे एक ही चीज पॉसिबल है, वो ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है भैया जी? सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है, यहाँ मेटल है आपका, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या रहेगी, ज्योमेट्री आ जाएगी। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल बोलूंगा। ठीक है बेटा, मैं क्या बोलता हूँ इसे, ऑक्टाहेड्रल बोलता हूँ। ठीक है भैया, क्या है, 6 लिगेंड होंगे, जिसमें 6 होंगे उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। भाई कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो आपने बस स्ट्रक्चर याद रखना है, अगर 4 आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर या वो ऐसे ट्राइपॉड जैसा बना देना है, अगर 6 आ जाएगा तो ये लिखना है हमें। ठीक है भाई, इसके अलावा अपने से कोई भी नहीं पूछा जाएगा। समझ आया कि नहीं? बाकी नोट्स में जो भी डेटा दिया है, ठीक है, एंट्रेंस पर्पज से वो सारा, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो स्किप कर दो उसको। ठीक है भैया जी। अब अगला बेसिक टर्म अपना आता है इस चैप्टर को। देखो भैया इस चैप्टर के ना कुछ बेसिक टर्म, इनके बिना चैप्टर पल्ले नहीं पड़ता, तो इसलिए ये बेसिक टर्म बता रहे हैं आपको पूरा। अगला टर्म आता है डेंटिसिटी। देखो डेंटिसिटी के बेटा हमने आपको बहुत सारे टाइप भी बताए थे, बट डेंटिसिटी का टाइप नहीं, सिर्फ डेंटिसिटी का मतलब क्लियर, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो डेंटिसिटी होता क्या है, कोई भी एलिमेंट जो लिगेंड है वो कितनी तरीके से डोनेट कर सकता है, वो उसका डेंटिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, हाँ मुझे पता समझ नहीं आएगा आप लोगों को, देखो जैसे कोई मेटल है, अब जैसे इसमें मैं बोलूं बेटा हमारे पास NH3 है, इसका से लोन पेयर है, तो ये ऐसे डोनेट कर सकता है, लोन पेयर को ऐसे डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट करेगा तो एक ही ऑप्शन है ना इसके पास डोनेट करने का, एक ही तरीके से डोनेट कर रहा है, तो इसकी जो डेंटिसिटी हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? यही मैं एक और आपको ऑप्शन देता हूं, देखो CH2 CH2 NH2 NH2, इसकी अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं मेटल लग दूं तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, तो इसकी जो डेंटिसिटी हो गई वो हो गई कितनी बेटा, 2 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जितनी डोनर साइट होंगी उसे मैं बोलता हूं उसकी डेंटिसिटी, जितनी डोनर साइट होंगी उसको मैं बेटा क्या बोलूंगा, इसकी डेंटिसिटी। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत? अब इसी के बेसिस हमने डेंटिसिटी को क्लासिफाई कर दिया भाई। देखो जिसकी डेंटिसिटी 1 मोनोडेंटेड, जिसकी डेंटिसिटी 2 बाइडेंटेड, जिसकी डेंसिटी ज्यादा पॉलीडेंटेड। समझ आया कि नहीं? अब आपसे एग्जाम में ये नहीं आएगा राइट एसे ऑन डेंटिसिटी, नहीं आएगा, आपको डेंटिसिटी का मतलब क्लियर है, इज दैट भाई काम आपका हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। डेंटिसिटी का मतलब आप लोगों को क्लियर होगा कि डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया भाई? ठीक है भाई लोगों, हाँ, तो जहां से दो तरफ से डोनेशन चल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, डेंटिसिटी। ठीक है भाई? अब कोई एलिमेंट है, मान लो 3 तरीके से ऐसे पकड़ सकता है, जैसे मान लो ये ऐसे करके, अब जैसे ये, अब जैसे मार्कर अगर मैंने ऐसे करके पकड़ा तो ये मार्कर को आप सेंट्रल मेटल एटम मानो, तो मैंने 3 तरफ से किया ना इसको, तो इसकी जो डेंटिसिटी हो गई वो 3 हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे ये देखो, अब आप लोग इजिली समझ ही गए होंगे, जैसे मान लो यहां पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए, तो भाई देखो अब ए भाई 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 तरफ से डोनेट हुआ, तो साफ साफ में पता चला इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई भाई। क्लियर हुआ? ओहो समझदार हो भैया, एक एलिमेंट कितना डोनेट करता है हमने वो देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंफ्यूज नहीं होना, पता चले 4 बॉन्ड बना रहे हो, 4 वो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, ध्यान रखना भाई। तो डेंसिटी पता चल गई इसकी एक ही है। समझ आए ना कि कितनी डोनर साइट है, उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे।
समझ में आया कि नहीं? यहीं पे हमारा एक आ जाता है बेटा एम्बिडेंट लिगेंड आ जाता है, मतलब लिगेंड बोल रहे हैं बेटा है। हाँ वैसे चलो लिगेंड की क्लासिफिकेशन अभी बता देंगे आपको ना कि क्या होता है। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई। हाँ किसकी? इसकी? हाँ लिखा तो डेंसिटी 2। हाँ बस देखो कंफ्यूज हो गए, एक एटम नहीं पूरा एक कंपाउंड है अलग से। देखो इस ए का इससे कोई लेना देना है क्या? लेकिन इनका आपस में लेना देना है प्रॉपर, ठीक है भाई। ये हमारा प्रॉपर लॉजिक हुआ, मतलब इस पूरे कंपाउंड को मैं ए नाम दे सकता हूं। तो अगर मेरे को फिर भी अगर इसमें दिखाना है, सुनो अब आप बोलो भैया इसमें जरा लोकेट करके दिखाना। अगर इसमें स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसे करके होता, यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल आइसोमर आ जाता, तो यहां से मुझे पता चला ए ने ही दोनों बॉन्ड बना रखे, तो इस टाइम पे ए की डेंसिटी 2 हो जाती है। ठीक है भाई, समझ आ गया? क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ हाँ ये मैं अब जोड़ के दिखाया है यार वो। अब मैं इसके बोला अगर ये डेंसिटी एक ही 2 होती तो क्या होता। सुनो ये मेटल है आपका, अगर इसने एक तरफ से डोनेट किया है, एक एलिमेंट ए ने इधर डोनेट करा है, तो इसकी मैं बोलूंगा डेंसिटी 1 है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट ने मेटल को दो तरीके से पकड़ रखा है ऐसे करके, ठीक है, या ए मतलब बी ले लो फिर बोलोगे इसमें ए ऐसा है, वो मैंने लेट किया यार। तो इसमें देखो ए जो है उसने दो तरफ से अलग अलग डोनेट किया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ए तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक ए की डेंसिटी हो गई 1। बट यहाँ पे मैं बी की बात करूं, एक बी कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। अकेला लिगेंड कितना बना रहा है सिर्फ उसको देखो, इंडिविजुअल। नहीं मेटल से कोई मतलब नहीं है अपने को। तो ये 2 बना रहा है ना बेटा, तो ये क्या हुआ, क्योंकि देखो डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर लिगेंड्स ओनली। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है भाई? बोलो भाई कोई दिक्कत है भाई तो बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 या 3 लिगेंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई, वो क्या क्या वो देख लो जरा। राधे राधे। भाई देखो जैसे हमारा पहला आ जाता है क्या, यहां पे हमारा आ जाता है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को बेटा हम शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्स। क्या लिखते हैं? ऑक्स। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ याद रखो डायरेक्ट। अब भाई हमने उस टाइम आपको प्रॉपर बताया था, बस आप अभी इतना याद रखो C24 और 2- होता है, इसकी डेंसिटी भैया 2 होती है। आपने याद होना ही चाहिए भैया, ये डेटा याद कर लेना जो ये वाला बोले C2O4 2- इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 2। मतलब इसका 2 डोनर साइट होती है, समझ आए? डोनर साइट नहीं है, दोनों तरफ से डोनेट करता है। साइट होना और डोनेट करना दोनों अलग बातें हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है? अरे क्लियर क्या करना, क्लियर हो जाएगा। तो देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सुना है ना, 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक बार में तो एक का यूज कर रहा है ना, तो उसकी डेंसिटी बनी होगी। समझ आएगी नहीं? ऑप्शन होना अलग बात है, ठीक है भाई, और लेकिन करना अलग बात है भाई। समझ आया कि नहीं? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर हुआ ना भाई? ठीक है भाई, बढ़िया। तो ऑक्जेलेटो आपको क्लियर हो गया क्या होता है? ठीक है, जब नेमिंग आएगी तो हम इसमें ऑक्स मतलब ऑक्जेलेटो वर्ड यूज करेंगे, बट लिगेंड के अंदर ऑक्स लिखा होता है। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं इसमें अगर आगे बात करूं ईडीटीए के लिए, ईडीटीए के लिए क्या होगा बेटा? ईडीटीए के लिए हमारे दूसरा, जैसे इसमें हमारा पहला ऑक्जेलेटो हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? ईडीटीए हो गया। क्या हो गया बेटा? ईडीटीए। ईडीटीए की अगर मैं बात करूं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो। समझ आया कि नहीं है भाई? हाँ, इसके लिए डेंसिटी अगर मैं डिफाइन करूं तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है ये बताओ भाई? 6 होती है भाई। क्लियर है? 6 होती है ना भाई? बोलो भाई, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 6। मतलब सोच रहे हो अकेला ही ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए सफिशिएंट है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भाई क्या है? सफिशिएंट है भाई। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। एक और था इसके बीच में जो अक्सर यूज होता है, कौन सा? ईएन। ईएन को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन डाई अमाइन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो इसमें बड़ी प्यारी सी बात है हमारी कि इसके पास कितने ऑप्शन। अच्छा, जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बना के दिखाया था ना, जैसे देखो ये वाला, ये डाई इथाइलिन, मतलब जो ये है ना,
इथाइलिन डाई अमाइन ही है। देखो इथाइलिन कैसे, 2 कार्बन इथाइलिन हो गया, 2 NH2 मतलब 2 अमाइन हो गए, तो मतलब इथाइलिन डाई अमाइन। अब खुद सोचो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं इसकी डेंसिटी कितनी होगी हमारी, 2 होगी। भाई ये जो हमने ये लिखा है ना, ये जो 2-3 हमने लिखे हैं EDTA 4- था, है ना भाई। इसके लिए भी अगर मैं, अच्छा सुनो, इसका भी चलो सबका स्ट्रक्चर बता दिया तो इसका भी बता ही देते हैं एक बार ना, बस जरूरत तो नहीं है अपने को। इथाइलिन डाई अमाइन, देखो भैया जैसे इथाइलिन के लिए मैंने 2 कार्बन बना दिए, इससे मेरे को पता चला इथाइलिन है, 2 अमाइन है, तो 2 अमाइन, 1 NH2 यहां से आ गया, 1 NH2 यहां आ गया। एसीटेटो, आपको पता है एसिटिक एसिड से एसीटेटो आया है, तो भैया उसमें 2 कार्बन होते हैं आपके, तो एसीटेटो ये हो गया। अब देखो टेट्रा एसीटेटो है ना, मतलब कितने एसीटेट ग्रुप, 4, तो भैया देखो CH3COO-। अब इसमें देखो मैंने एक गुनाह कर दिया है, वो गुनाह क्या है, देखो नाइट्रोजन के मैंने 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनवा दिए भाई, तो ये गुनाह हो गया भाई। तो यहाँ पे कितना होगा, खाली N होगा, समझ आया कि ना, तभी तो लोन पेयर होगा। अब देखो इसकी डेंसिटी 6 कैसे हुई, ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। इस अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं। मतलब आउटपुट क्या है, कितने ऑप्शन है डोनेट करने के, 1 2 3 4 5 6, दैट्स व्हाई इट्स डेंसिटी इज व्हाट, 6, इट्स डेंसिटी इज व्हाट, 6। इज दैट क्लियर और नॉट भाई, क्लियर और नॉट भाई, क्लियर ना भाई। तो ये हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट हुआ, क्लियर हुआ भाई, एकदम मस्त क्लियर है ना भाई, मक्खन क्लियर है, चलो बढ़िया भाई। अब इसमें अगर मैं आगे बात करूं लिगेंड की क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस सुन लो। लिगेंड 3 टाइप का होता है, कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है भाई, कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है, न्यूट्रल होता है। नहीं जानना क्या है, IUPAC में अपने आप सीखी जाएंगे। शुरू करें भैया जी, IUPAC शुरू करें। हाँ इसमें मुझे पता है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया DMG वगैरह था, तो DMG में बस आप इतना याद रखो कि रेड कलर की PPT का फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोडक्ट होता है भाई वो NIDMG का ट्वाइस बनता है। अब बोलोगे भैया क्या है ये, क्यों है ये सब आपने नहीं जानना, बस इतना याद रख लो कि रेड PPT बनता है। अगर कहीं पे भी सवाल आ जाए ऑप्शन में आपको फंसाएंगे कि DMG की अगर हम कभी भी रिएक्शन कराते हैं निकल के साथ, तो DMG जो है आपका रेड कलर शो करता है। DMG क्या है, रेड कलर शो करता है। आई रिपीट, DMG क्या है, रेड कलर शो करता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आ गया भाई। यही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पेपर का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का हो तब पूछा जाएगा, अदरवाइज ये भी नहीं पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट भाई। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई, कोई दिक्कत भाई नहीं। अब हम बात करते हैं IUPAC की, तो IUPAC की ना मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। समराइज जब 5 मिनट भाई थोड़ा ध्यान से सुन लेना तो मस्त क्लियर हो जाएगा भाई। अच्छा एक बात बताओ पहले, अभी सबको क्लियर होता जा रहा है, एनीवन जिसको क्लियर नहीं हो रहा भाई यू कैन रेज योर हैंड। भाई बोलो भाई, भाई सबको समझ आता जा रहा है ना भाई। हाँ एक बड़ी भाई मुंडी हिला दो, मैं 10 बार नहीं पूछ सकता ना भाई। भाई सबको क्लियर होना भाई, जिसको ना आ रहा हो क्लियर हाथ उठा देना भाई, ठीक है। राधे राधे। देखो भाई लोगों, अब मैं अगर इसकी बात करूं इसके लिए, तो भैया देखो सीधा से एक छोटी सी मैं प्यारी सी टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को बस देख लो। मुझे पता समझ नहीं आएगा जब तक मैं उस पर 8-10 क्वेश्चन ना करा दूं, ठीक है। तो बस टेबल देख लो, उसके बाद फील कराना हमारा काम है भाई, ठीक है। देखो भाई टेबल क्या है, आप सारे लोग अपने नोट्स में चाहें तो ये वाले टेबल ओपन कर सकते हैं भाई, सबके पास ये वाली टेबल होगी। हाँ यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लिगेंड डालना है कि लिगेंड का नेचर क्या है, यहाँ पे मेरे को साइन डालना है उसका, यहाँ पे मुझे एंडिंग डालनी है। हाँ अब मुझे पता है बोलोगे भैया क्या है ये, क्यों है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। अब जो देखो सुनो देखो, अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव हुआ, अगर लिगेंड नेगेटिव हुआ कैसे होगा वो मैं बता दूंगा। अगर लिगेंड बेटा नेगेटिव हुआ तो हम उसकी एंडिंग करेंगे ओ से, ठीक है भैया। किससे करेंगे, ओ से करेंगे। अगर लिगेंड हमारा पॉजिटिव हुआ तो बेटा उसकी एंडिंग हम किससे करेंगे, EM से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, राधे राधे। अगर लिगेंड हमारा न्यूट्रल हुआ, इफ लिगेंड इज व्हाट, अगर लिगेंड इज न्यूट्रल मतलब इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो भैया हम जो एंडिंग करेंगे वो किससे करेंगे बेटा, कोई इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल जैसा वैसा का वैसा छोड़ दीजिए, ठीक है भैया जी। अब इसके बाद मैं बात करूं अगर सेंट्रल मेटल एटम की, तो आपको पता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका पॉजिटिव हुआ
तो बेटा हम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम हमारा नेगेटिव हुआ तो हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि भैया ये नेगेटिव, पॉजिटिव, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, ये सब हम पहचाने कैसे? मैं आपको इसमें बड़ी प्यारी सी बातें बता रहा हूँ, बस अगले 3-4 मिनट बस यहाँ ध्यान दे लो भाई, जिंदगी में कभी नेमिंग नहीं भूलोगे, गारंटी है भाई। बस देखो करना क्या है, पहले ये देखो, जैसे कोई भी कंपाउंड अगर आपका इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है, हाँ मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ले लिया, चलो 6 ले लो, ठीक है भाई। अगर ऐसा कभी भी आपका कोई कंपाउंड लिखा है तो इसमें क्या होगा, हमारा नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे। पहले ये देखो ये टूटता कैसे है, ये जो टूटता है बेटा वो ऐसे टूटता है, A+ में टूटेगा, BC3D3 में टूटेगा, समझ आया कि नहीं आया? ये इसमें टूटेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स एक तरफ, बाहर का काउंटर आयन एक तरफ। यही मेरे पास दूसरा एक और ऑप्शन है कि अगर यहां पे मेरे पास कुछ ऑप्शन ऐसा होता, अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन अगर ऐसा होता तो बेटा इसमें क्या होता, तो ये हमारा, अरे भाई सुनो सुनो, गुनाह हो गया यार, यहाँ कैटायन तो एनायन भी तो लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर देखो तो BC3D3, इस पे क्या आएगा? प्लस आएगा, ए पे क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा मूल मंत्र क्या है, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है तो हम सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट्स इट। क्योंकि जो साइन है ना बेटा, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का है और इस पूरे की जिम्मेदारी सेंट्रल मेटल एटम पे है। समझ आया कि नहीं भाई? ये हमारा पहला मूल मंत्र हुआ, समझ में आया कि नहीं? अब रूल देखो, सबसे पहले हम जो नेमिंग करेंगे बेटा वो करेंगे कैटायन की। सबसे पहले बेटा जो नेमिंग करेंगे वो किसकी करेंगे? कैटायन की। भाई आई रिपीट, सबसे पहले हम जो नेमिंग करेंगे बेटा वो हम करेंगे कैटायन की, ठीक है। कैटायन की नेमिंग अगर हमारी हो जाएगी तो कैटायन मान लो अगर ये हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करो हमारा कैटायन ये हुआ, क्योंकि पूरा ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें सबसे पहले बेटा हम नेमिंग करेंगे लिगेंड की और फिर करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सबसे पहले हमें लिगेंड की नेमिंग, सॉरी भाई, कैटायन की नेमिंग करना मस्ट है। उसके बाद, हाँ मुझे पता भी समझ नहीं आ रहा, प्रवचन की तरह सुनते रहो, लास्ट में क्लियर हो जाएगा सब, हमारी गारंटी है, और सुनते रहो भी। सबसे पहले आपने लिगेंड की नेमिंग करनी है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो, मतलब डब्बे का अगर नेमिंग करोगे तो पहले लिगेंड फिर मेटल, सीधा सा लॉजिक है। समझ आया कि नहीं? अच्छा, कैटायन हो या अनायन हो, जाए बाढ़ में भाई। समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले करो लिगेंड, देन करो सेंट्रल मेटल एटम भाई। क्लियर? बढ़िया भाई। अब हम डायरेक्ट भाई क्वेश्चन से चीजें समझेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये भी आता है कि भैया लिगेंड तो 2 आ गए, अब कौन सा लिगेंड पहले लिखेंगे? तो भैया याद रखना, इसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। चलो मैं आपको एक नाम लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं ऐसे लोकल नाम लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नाम पे चलेंगे। देखो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 3 3 6, मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा, मुझे इसका नाम लिखना है, ठीक है भाई। मैंने वही लिया, बचपन वाली ABCD ले लिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। मुझे ये नाम लेना है। मैंने यहाँ पे 3 लिगेंड क्यों लिए? मान लो ये मेरा पॉजिटिव है, इसको मैं मान लेता हूँ नेगेटिव है, ताकि एक ही में सब हो जाए। ये मेरा मान लो न्यूट्रल है, मैं तीनों लिगेंड एक ही केस में दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। अब देखो मेरे को पता है मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है। कैसे? स्टार्ट में कैटायन आ गया ना भाई, काउंटर आयन आ गया, तो मैं इसको क्या लूँ? एप्पल लिखूंगा भाई। अब बोलोगे ये 2 कहां गया? याद रखना, काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं दिखाते। आई रिपीट, काउंटर आयन का नंबर कभी नहीं दिखाते। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही लिखेंगे। समझ में आया नहीं आया? खाली एप्पल लिखेंगे। समझ में आया कि डाई एप्पल कभी नहीं लिखोगे। दूसरा, इसकी नेमिंग लिख दी हमने, अब हमारा काम है इसकी नेमिंग करना, ठीक है भैया। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब भाई देखो 3 लिगेंड आ गए, CDE, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले C आता है, तो भैया इसमें हम क्या लिखेंगे? डाई कैट। लेकिन हमारा जो लिगेंड है देखो पॉजिटिव में क्या लगता है? EM लगता है कि नहीं लगता? क्या लगता है? EM लगता है, तो इसको मैं बोलूंगा डाई कैटियम, डाई कैटियम, EM लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा D आया, D अकेला है, अब अकेले के लिए मोनो लगाएंगे ना? कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, मोनो मत चिपका देना, अकेले कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव एलिगेंट तो क्या लगाना है? O, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉगो। समझ में आया कि नहीं भाई? क्या हो गया? डॉगो।
अब भाई एलिफेंट जो है, एलिफेंट पे तो न्यूट्रल है भाई, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो खाली लगा दो ट्राई एलिफेंट। क्या हो गया भाई? ट्राई एलिफेंट, ट्राई एलिफेंट, एप्पल डाई कैटियम डॉगो ट्राई एलिफेंट। ठीक है भाई, अब लास्ट में लगाना है, देखो बी फॉर बॉल, बॉल। अब सेंट्रल मेटल एटम आप देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो सेंट्रल मेटल एटम भी कैसा हुआ? नेगेटिव। सेंट्रल मेटल एटम अगर नेगेटिव तो लास्ट में क्या लगाएंगे? 8, तो क्या हो जाएगा? बॉल 8। लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, वो आपको निकालना आता है। ठीक है भाई, बस खत्म। इस तरीके से नेमिंग करने, मेरे साथ साथ पूरी तरीके से मक्खन क्लियर हो गई होगी आपको। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेमिंग क्या ही आएगी आपके एग्जाम में। हाँ मुझे पता है लिगेंड का नाम लिखने में आपको दिक्कत होती है, तो वो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन क्लियर हुआ कि मैं कहना क्या चाहता था, एक एक रूल क्लियर हुआ, टेबल का यूज करना आया कि टेबल का मतलब क्या है। चलो भाई लोगों, बेटा जो पहले आता है वो कैटायन होता है। देखो एक एक चीज लिख के बता रहे हैं, जो पहले आएगा वो कैटायन, जो बाद में आएगा आनायन। भाई बोलो, और कोई दिक्कत भाई? हाँ भाई, हाँ भैया अभी मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराता हूँ ना, देखो सुनो अभी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इरेज कर दे इसको, क्योंकि टेबल इरेज करेंगे तो भाई तुम लोग बुरा मान जाओगे, है ना भाई? यार राधे राधे। भाई देखो सबसे पहले चुन्नू मुन्नू से सवाल करते हैं भाई। भाई इट्स वेरी चुन्नू मुन्नू सवाल, CRF6। भाई मैं एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है भाई? देखो सबसे पहले सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबको जोड़ दो, CR का निकालना है। तो देखो भैया पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, इससे आप ऐसा ट्रिक मान सकते हो भैया आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है भाई। तो +1 × में 3, CR का निकालना +H। सपोज करो अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2x होता, ध्यान रखना, लेकिन नहीं है तो क्यों बुद्धि मारनी है भाई? ठीक है, प्लस फ्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है। कितने एटम है? तो 6 है, तो भाई इक्वल टू में क्या आएगा? 0 आएगा। भाई 0 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है ना भाई। अगर चार्ज होता तो वही चार्ज इक्वल टू में आ जाता। ठीक है भाई, अब देखो अब तो भाई सिंपल हो गया। 3 + x - x इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। x - 3 कितना हो गया? 0 हो गया। x से 0 कितना हो गया? 3 हो गया भाई। कोई दिक्कत तो बोलो भाई। x बराबर कितना हो गया भाई? हमारा 3 हो गया भाई। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गई वो कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब बुद्धि मारते हैं, ये कैटायन है पोटेशियम, क्या हो जाएगा? ट्राई पोटेशियम। नंबर नहीं दिखाते। वेरी गुड भाई, समझदार हो गए क्या तुम लोग? वेरी गुड भाई, राधे राधे। पोटेशियम भाई, अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे? लिगेंड। तो भाई 6 को हेक्सा लिख दे क्या? हेक्सा लिख दे क्या? फ्लोरीन सबको पता है ना क्या होता है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल। भाई फ्लोरीन भाई डॉन है भाई, पीरियोडिक टेबल ये नहीं पता क्या नेगेटिव होता है भाई? इलेक्ट्रॉन छीनता है ना भाई। अगर नेगेटिव है लिगेंड तो क्या लगाएंगे? ओ, तो हम इसको लिए क्या लगाएंगे? फ्लोराइडो। फ्लोराइडो समझ आया कि नहीं आया? फ्लोराइडो। उसके बाद क्या लगाएंगे? सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम। भाई ध्यान से देखना जरा एक चीज, यहाँ पे ये जो है हमारा ये एनायन है, तो सेंट्रल एटम भी नेगेटिव हो गया। अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव तो क्या लगाएंगे? 8। तो क्रोमियम 8, या ये क्रोमेट लगाएंगे, क्रोमेट। खुद सोचो, बोलने में अजीब ना, क्रोमियम 8। आज छोटे भाई मतलब ABCD की तरह जोड़ते चले जाओ, थोड़ा बोल के देखना भाई, फ्लो अच्छा आना चाहिए ना भाई, सुनने में अच्छा लगना चाहिए ना भाई। क्रोमेट। अब देखो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर में लिखोगे भाई, ठीक है भाई? भाई किस में लिखेंगे? रोमन नंबर। इतनी तो मैथ्स आती होगी भाई। हाँ भाई 10 तक आती है ना, बस ठीक है भाई, काम बन जाएगा अपना। तो भाई याद हो गया कि नहीं हो गया भाई? इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है भाई? भाई कोई दिक्कत तो बोलो भाई। हाँ चलो भाई, विकास भैया की दिक्कत थोड़ी दूर करी जाए। हाँ, और एक बार भाई बिस और ट्रिस का यूज करा जाए। हाँ भाई, भाई क्वेश्चन दे। हाँ देखो, राधे राधे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सिर्फ यही चैप्टर हो पाएगा आज? बेटा हमको ऐसा वाला फील आ रहा है कि यही चैप्टर हो पाएगा, लेकिन सबकी दिक्कत दूर हो रही है ना भाई इसमें। हाँ हाँ भाई, बेटा वो घर की सरकार है भाई, जो मर्जी वो लगा लो यार। हाँ तुम वो लिख दो भाई, क्लोराइडो लिख सकते हो भाई, कोनो दिक्कत नहीं है, तुम क्लोराइडो ही लिखो यार, ठीक है भाई? सुनो, अरे भाई नेमिंग कर दो भाई। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन इज वेरी प्यारा भाई यहाँ पे। हाँ भाई, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया एक बात बताओ, आपने तो बोला था हमारे जो
सब्जेक्ट में भैया वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपने तो 3 लगा दिया यार, ऐसा थोड़ी होता भैया। हमारी नजर से देखो En की डेंसिटी कितनी होती है 2, तो 3 दूनी 6, हो गया हिसाब बराबर भाई। ठीक है, अब चलो देखो सुनो, अगर ब्रांच कॉम्प्लेक्स है और 2 बार है तो बिस लगाएंगे, और ब्रांच कॉम्प्लेक्स है और 3 बार है तो ट्रिस लगाएंगे। तो इथाइलिन डाइअमाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स का लोगे भैया, मतलब इसका स्ट्रक्चर सोचो क्या ही रहा होगा भाई। CO ENA से इधर से भी घेर रखा होगा, इधर से भी भाई इसको फील करना जरूरी है भाई, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहा होगा। बोलोगे ये बॉन्ड लहर कैसे हमारा, उतना एडजस्ट कर लो यार, समझ आया कि नहीं भाई, उतना तो एडजस्ट कर लोगे ना भाई, बढ़िया। अब देखो चलो इसकी नेमिंग पे बात करते हैं ना भाई। देखो इसके लिए अगर बात करिए सबसे पहले कटायन की नेमिंग करेंगे, कटायन की नेमिंग करें, इस बार तो कॉम्प्लेक्स हमारा कटायन है, तो भाई देखो ट्रिस क्योंकि 3 बार है, EN का क्या फुल फॉर्म होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है भाई। कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया भाई। सुनो अब कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, देखो सेंट्रल मेटल टर्म पॉजिटिव है तो क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं है, छोड़ दो भाई। अब सवाल है तो भैया इसके ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाला ही नहीं भाई आपने, हाँ निकाल लोगे क्या, En पे 0 होता है, En पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ कितना है तो x -3 आएगा, उस इक्वल टू में जाके क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट +3 लिख दूं क्या, लिख दूं भाई। तो ये हमारा इसका नाम हो गया भाई, क्लियर हो गया, नहीं हुआ अभी। अब इसमें लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइडो आएगा। ओहो समझदार हो गए, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ध्यान रखना, पता चले हर जगह क्लोराइडो चिपका दो, क्लोराइड होगा। अरे यार मैंने एक चीज ट्राई क्लोराइड लिखना था ना, काउंट्रा आयन का नंबर कभी नहीं दिखाते, समझ आया भाई। अब इससे ज्यादा आपसे क्या ही कॉम्प्लेक्स चीजें पूछेगा भाई, मैंने सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर ली है, मतलब आउटपुट ये टेबल सर्वोपरि है, समझ आया कि नहीं आया भाई, अरे बोल दो यार, नहीं बोलोगे, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। देखो जब अनायन होता है ना, इनमें हमेशा हम आइड लगाते हैं, फैशन है, कैसे भाई प्रूफ करें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लास्ट में आइड आ रहा नहीं आ रहा सब में भाई, तो ये जुड़ा हुआ नहीं है क्या यार, ये क्या तुम्हें क्या बाहर लटक रहा है, हाँ भाई स्टार्टिंग में बोला भाई आज कॉमेडी मत करो भाई, समझ रहे हो ना भाई, फ्रिक्शन, दर्द भाई, समझ, पीड़ा, समझ रहे हो ना भाई इट्स नॉट कीड़ा, इट्स पीड़ा, शांत रहो यार, बोलो जी भैया जी। अगर काउंटर आए ना तो भाई क्लोराइड लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे, क्लोराइड, ठीक है भाई, हाँ अच्छा प्यार से बोले, क्या समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। देखो राधे राधे, ओए आतंक मचाओगे भाई, इधर देखो, भाई इस टेबल को मिटा दे भाई, दिल तो नहीं कर रहा होगा, क्यों सौम्य, पेपर में हाथ पे लिख के ले जाओ क्या, नहीं यार भाई, अलसिफा बता रहे थे, सौम्या बोल रहे भैया मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं चल रही यार, भैया केमिस्ट्री समझ नहीं आती भाई, है ना अलसिफा, ओ माय गॉड भाई आउट ऑफ सिलेबस, हाँ भाई लोगों इधर ध्यान दो यार। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, भाई यहाँ पे ना 3 टाइप की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है भाई। सबसे पहले आती है सबकी भाई बर्नर थ्योरी। भाई बर्नर थ्योरी में क्या होता है वो सोचो भाई, जलाते वलाते कुछ नहीं है यहाँ पे यार। ओश हेलो भाई, बात करते हैं बर्नर थ्योरी। देखो भाई सुनो, अरे यार बर्नर थ्योरी से सवाल बनता है यार पेपर में। देखो यार बर्नर थ्योरी इज अ वेरी गुड थ्योरी भाई। देखो सुनो भाई, बर्नर थ्योरी ने भाई बड़ी वाहियात बात हो रही थी भाई, है ना भाई। वैसे साइंटिस्ट बड़े प्यारे थे भाई, बंदा बढ़िया था भाई। देखो सुनो, हाँ भाई बंदा बढ़िया था यार। सुनो हुआ क्या था, देखो भाई इनने बोला था कि जैसे ऐसे ही 6 मान लो ना यार। देखो
इनने बोला था ये जो पहला बॉन्ड बनता है इसको मैं कहता हूं प्राइमरी वैलेंसी, इसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसे मैं कहूंगा सेकेंडरी वैलेंसी। भाई समझ आ गया कि नहीं आया? इनने बोला जब आप पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, इसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। या इसका एक और नाम होता है, घर की सरकार होती है। कौन सा भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा भाई? समझ आया कि नहीं आया? अब आप खुद सोचो ना भाई, पानी में चीजें डालते ही भाई जो ये वाला बॉन्ड होता है कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, तो भाई तहस नहस हो जाता है भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इन्होंने यही बोला था कि जब आप कोई, मतलब ये तो देखो 2 पॉइंट हो गए बर्नौली थ्योरी के, इन्होंने 2 ही पोस्टुलेट दिए थे। क्या? पहले बॉन्ड को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। पहला प्राइमरी वैलेंसी होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, ये मतलब जैसे आपको सॉल्यूशन में डालोगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इससे क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है, देखो ध्यान से। समझ आया? इससे ज्यादा कुछ नहीं था भाई, शुरुआत ही खत्म नहीं हो गई, ऐसा नहीं लगा थ्योरी शुरुआत ही खत्म हो गई, ऐसे है भाई। अब इसका ना क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है यार, देखो देखो भाई इसका क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे मान लो डिफरेंशिएट बिटवीन, भाई CrF6 है भाई, क्या है? CrF6 है मान लो, ठीक है। बाहर मान लो इसमें Cl2 लगा है, सपोज कर लो भाई Cl2 लगा भाई, हाँ भाई। अब इनने बोला इसके अंदर मैंने ना AgNO3 डाल दिया, AgNO3 डाल दिया, ठीक है भाई। क्या डाल दिया भाई? AgNO3। इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, वो दोनों टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। अब AgNO3 अगर मैं डालूंगा तो इसमें मुझे कितने मोल्स AgCl के मिलेंगे? तो देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। भाई लुल्ल क्वेश्चन है यार ये, क्या क्वेश्चन है? देखो इधर AgNO3 डाला, एक्वस मीडियम मिल गया, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? बिखर जाएगा भाई। इसके टूटते ही कितने Cl माइनस मिलेंगे? हाँ, AgNO3 तो भर भर के भाई, घर की सरकार है यार, एक थोड़ी डालेंगे, इसे तो भर भर के डालेंगे भाई। ये तो बोलेगा Cl को आन दो जितना आ जाए, आन दो भाई। तो एक Ag एक Cl को घेरेगा, तो यहाँ पे कितने AgCl मिलेंगे आपको? तो भाई ऑप्शन में ना भाई दूसरा नंबर टिक कर देना भाई, 2 नंबर AgCl मिलेगा। अगर यहाँ पे बाहर Cl3 होता तो 3 AgCl मिलता, अगर 1 Cl होता तो कितना मिलता? 1 Cl। अब इसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरीके से भी फ्रेम कर सकता है। क्या करेगा देखो ध्यान से भाई, इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे बोल दे आपसे, जैसे आपके पास क्रोमियम है 4, मान लो आपके पास 4 क्लोरीन है, 3 वाटर है, मान लो 5 वाटर है। अब इसमें बोला इन्होंने क्या, आपको मतलब ऐसे करके नहीं, इन्होंने ऐसे करके दे दिया, आपसे बोला इसका ना एक कोमा उमा डाल के दे दिया, कुछ भी करके देगा ऐसे करके ना भाई, कोमा है भाई ये, किस नहीं है वो भाई। देखो सुनो, अब सवाल ये उठता है कि भैया इसका ना मैंने क्या किया, जब इसके अंदर मैंने AgNO3 डाला, जब AgNO3 मैंने डाला, मुझे एक AgCl मिल गया, एक AgCl मिला है, तो इसको कंपाउंड बनाओ, इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करो। देखो भाई मैं जो अप्रोच बता रहा हूं वही अप्रोच फॉलो करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सीधा सा मुझे एक बात पता कि मेरे को डब्बा बनाने का है, पहले सेंट्रल एटम लगा दो, इसमें क्रोमियम लगा दो भाई, लगा दिया भाई, ठीक है। अब इसमें देखो AgCl का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, इससे ये बात फिक्स हो गई कि बाहर एक Cl है, बाहर एक Cl प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं? अब बाकी अंदर चिपका दो भाई, एक Cl ये हो गया, मान लो भाई इधर 6 है H2O, थोड़ा हार्ड कर लेते क्वेश्चन। Cl हमने एक चिपका दिया, एक अंदर Cl आ गया हमारा। अब जरा, क्योंकि बाहर 2 Cl तो हो नहीं सकते, समझ आ गया? अब एक Cl अंदर हो गया, लेकिन हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए काम करना है, तो एक हो गया, मुझे कितने पानी की जरूरत है? और 5, तो मैं H2O लगा दूंगा अंदर, कितने अंदर 6 से ज्यादा मत कर देना, 5 और 1 6। अब बोलोगे एक पानी बच गया, उसका क्या करोगे भाई? 6 पानी थे ना अपने पास, तो एक पानी क्या कर दो बाहर। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे सिर्फ 6 की जगह 5 लिखा होता तो आप अंदर चिपका देते, बात खत्म हुई, बाहर कुछ नहीं लगाते। क्लियर हो गया भाई? ये 2 टाइप से इसका तीसरा सवाल बनता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को भी हार्ड लगा होगा। बताओ भाई, किसी को भी अगर हार्ड लगा है तो बोलो भाई, बोलो भाई, भाई किसी को भी अगर हार्ड लगा तो बोलो भाई, कोई दिक्कत? बोलिए भाई, सब क्लियर है भाई? हाँ भाई, तो भाई मैं समझाऊं और क्लियर ना हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता भाई? समझ आ गया भाई? हाँ बढ़िया भाई। बात करें BBT, हाँ उफ,
देखो भाई बात अगर करें बीबीटी की तो देखो भाई बीबीटी इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना भाई, ठीक है भाई, मतलब ऑल्सो नहीं भाई, स्टैंड्स फॉर होगा भाई, ठीक है, तो पता है इंग्लिश थोड़ी ज्यादा अच्छी मेरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया भाई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ वेरी वाहियात थ्योरी भाई, भाई बहुत वाहियात थ्योरी है भाई। क्यों वाहियात है? पहले वाहियात को समझने वाले, थ्योरी को समझने से पहले लिगेंड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पहले मैं आपको सीएफटी की थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद ये समझाऊंगा, ठीक है भाई, है ना, नहीं तो भाई तुम्हें पल्ले ना पड़ेगा भाई। देखो ध्यान से देखना भाई, मतलब इसको बेसिक बोल दूं क्या मैं? बेसिक तो नहीं है यार, ये तो बीबीटी से 2 कदम आगे और था। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता भाई, एक हमारे यहाँ वीक लिगेंड होता भाई। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, एक कौन सा लिगेंड था भाई? वीक लिगेंड था। बस इतना याद रखो तुम लोग, और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, मतलब भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पता क्या होता है भाई? दादागिरी चलती है, दादागिरी चलती है। जैसे एक जनरल डब्बे में ट्रेन में सफर कर रहे हो आप, हाँ कोई तगड़ा सा बंदा आ गया भाई, बाउंसर था भाई, हाँ आके तुमसे बोल रहा उधर बैठ भाई, एक बार में तुम भाई आ जाओगे भाई, हाँ ठीक है भाई मैं इधर बैठ गया भाई, समझ आया कि नहीं यार? और यहीं पे भाई मान लो एक सीट पर सिर्फ 2 ही बंदे बैठे हो, अब स्वयं आओ उधर बैठ, अरे चलना, समझे कि नहीं भाई? बॉडी होना भाई क्या है, जरूरी है भाई, समझ आया कि नहीं है भाई? तो ये जो यहाँ पे जिसकी बात नहीं सुनी गई, जिसपे अत्याचार करा गया, उसे बोलेंगे वीक लिगेंड। स्वयं क्या कर रहे हो यार, याद है भाई। देखो जिसने पेयरिंग नहीं करवा पाया बेचारा, जो सीट खाली नहीं करवा पाया, उसे बोलेंगे वीक लिगेंड। और जिसने सीट खाली करा दी वो कौन है भाई? इस अब तुम बोलोगे इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या यूज है? सब्र रखो, सब समझ आएगा बेटा, ठीक है। बीबीटी के भाई आप लोग पोस्टुलेट वगैरह तो रीड कर ही लोगे, ये भी मैं ही कर रहा हूं भाई, कि इनने मैग्नेटिक नेचर के बारे में थोड़ा बता दिया था, थोड़ा बहुत 19-20 बता दिया था, है ना भाई। इनने कलर के बारे में भी 19-20 ज्ञान दे दिया था कि भाई कलर वलर का क्या सीन है, ठीक है भाई। इनने कमेंट करना सिखा दिया था, कमेंट बाजी अभी हम करेंगे भाई, इनने कमेंट करना सिखाया था हमें। इनने हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वगैरह सिखाया था। अब बोलोगे पल्ले तो पढ़ नहीं रहा, क्या बोल रहे हो भाई, है ना? अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उससे सब पल्ले पड़ जाएगा भाई, समझ आया कि नहीं भाई? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट बिना सोचे भाई। क्वेश्चन का ना एक एक स्टेप देख लेना भाई, ठीक है, तुम लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, ये गारंटी है भाई। K4FeCN6 ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके इनने बोला है, इसमें ना कमेंट बाजी करो, सवाल आएगा कमेंट ऑन दिस, हाँ लवी कमेंट तो कर दोगे? यार भाई एक मिनट भाई 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 चलो भाई कम बैक भाई, हो गया देखो सुनो, ऐसी कंडीशन कभी भी आए, सबसे पहले आपका स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है भैया। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं रफी का। भाई मैं डायरेक्ट निकाल दूं क्या भाई? मेरे में थोड़ी ज्यादा बुद्धि है यार। K4 का +4 हो गया, CN पे -1 कहने में अच्छा लगता है, CN माइनस। अच्छा CN से रिलेटेड कोई आज का फॉर्मूला याद है? KCN नहीं सुना? RCN स्टीफन भाई याद आ गई, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन याद आ गई। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? RCN। भाई सीरियसली यार पूरी स्वेलिंग वर्क भाई, क्यों परेशान कर रहे हो यार? स्टीफन रिएक्शन से याद तो आ गया होगा, एक ही चीज याद है भाई, अगर मैं रसियन को मतलब सॉरी भाई भाई सुनो भाड़ में जाए यार, सुनो भाई RCN है भाई, ठीक है यहाँ यूज करते, चलो एड्रिनल ग्लैंड है, इमरजेंसी हार्मोन का यूज करता है। चलो भाई जब RCN है, अगर RCN को अगर तोड़ दिया जाए भाई, तो R पे रह जाएगा खाली प्लस और CN पे क्या आ जाएगा? माइनस। देखो भैया CN पे खाली सिंगल माइनस आया ना, तो ये बात हमें याद रहेगी, CN पे माइनस होता है भाई, ठीक है। अब देखो +4 -6 भाई कितना आएगा? 4 - 6 -2 होता है क्या? इक्वल टू में जाके +2 बन जाएगा क्या? तुम लोग को देख के बस एक ही गाना याद आता है, जब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना भाई, हाँ भाई सुनो भाई, तो ऐसे बैठ जाते हो मुंह फुला लेते हो भाई, तुम लोग ये हरकतें क्यों करते हो? डायरेक्ट बोलो भाई नहीं आए। लड़कियों पता क्या होता भाई, मतलब ये क्या लॉजिक, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा भाई। मैं ऐसे देखने लगा भाई, नहीं आया तो ठीक है भाई, तुम लोग वो गाना तुम लोग के लिए बना है, क्या बोलते हैं? छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर। भाई इतनी छोटी छोटी बातों मुंह कौन फुलाता? हाथ उठाओ लड़कों की तरह,
हाँ स्क्लेरन कायम है एकदम भाई, हाँ हार्ड भाई। सुनो भाई, हाँ ऐसे करे रुचि की तरह भाई, पूर्णतः समर्पित। देखो भाई सुनो, देखो 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 भाई, देखो सुनो, अरे करके दिखा देते हैं यार। भाई देखो x भाई Cn पे -1 इंटू में भाई 6 रहेगा, इजिकल टू में 0 आ गया भाई, इजिकल टू 0 आ गया भाई। थोड़ा जल्दी करेंगे, 4 एकम 4 प्लस x माइनस 6 इजिकल टू कितना हो गया 0 हो गया, x माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया 0 हो गया, x बराबर कितना आ गया प्लस का 2 हो गया भाई। समझ आ गया भाई? भाई वेरी गुड भाई। देखो भाई अब क्या करो, पहले भाई Fe की ना नेचुरल स्टेट देखो, फिर Fe को ना +2 के अंदर सॉल्व करके देखेंगे। भाई देखो, शक्ति बनकर मैंने 26 आएगा भाई, ठीक है भाई। तो हमें पता है जो Fe होता है वो 26 पे होता है भाई। हाँ इसी कन्फिगरेशन करूंगा भाई मैं। देखो क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो ना भाई, मैं तुम्हें सस्ता जुगाड़ बताता हूँ। इसके लास्ट में 6 आया ना तो 6 चिपका दो, ठीक है भाई। आगे 4s2 लगा दो भाई, ठीक है भाई। समझ में आएगी नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, ठीक है। इसमें वैसे 19-20 का ही तो अंतर, आगे पीछे भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको, क्योंकि आपको पता है देखो भाई 4s जो है आएगा तो बाद में ही, बस इलेक्ट्रॉन पहले भर देता ना, इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेन तो यही रहा होगा ना। चलो बढ़िया भाई बात है, बहुत बढ़िया वाली बात है। तो 3d6 हो गया, 4s2 हो गया। अब Fe यहाँ पे कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? 2 प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, 3d6 4s 0 आ गया। हाँ भाई अब देखो इसमें हुआ क्या, इसकी कंडीशन जानो, नेचुरल स्टेट जानो इसकी। भाई देखो, राधे राधे, 1 2 3 4 हो गया क्या? 5 डब्बे 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d भी चले गया। चलो लो ना लो यार, ठीक है भाई 4d हो गया भाई। इतने बना लेना भाई डब्बे, ठीक है भाई। क्या हो गया देखो भाई, अरे यार हम पता सारे क्वेश्चन रिलेट कराना चाहते हैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू, तो देख लो इसे, क्योंकि बेटा हम बार बार इतना डेटा थोड़ी लिखेंगे, है ना भाई। देखो तो यहाँ पे Fe2+ आपको क्लियर हुआ भाई। देखो अब Fe2+ में अगर मैं बात करूं 3d6 है, 1 2 3 4 5 6 भाई। आप लोगों को ग्रुप पे एक टेबल भेजी गई थी जिसमें आपको बताया गया था कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक लिगेंड है। बताओ Cn स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। कैसा लिगेंड है भाई? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब सुनो भाई, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे है कितने भाई? 6 है। कितने है भाई? 6। मतलब अगर भैया 6 का मतलब क्या है, हर Cn 1-1 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 डब्बे भी तो चाहिए, और 6 ठहरा भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वो डायरेक्ट यहाँ पे आके बोलेगा खिसक उधर, ठीक है भाई। तो ये तुरंत के तुरंत क्या होगा? खिसक जाएगा। ये यहाँ खिसक गया, ये वाला यहाँ खिसक गया भाई, ठीक है। तो 2 डब्बे खाली हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक Cn आ जाएगा, एक Cn यहाँ आ जाएगा, एक Cn के लोन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, एक यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? कितने Cn का यूज हो गया? 6 ही Cn तो थे यहाँ पे, यूज हो गया 6 के 6 का। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने क्या क्या यूज करा, अब ये देखो, बस इतना ही करना था, हो गया काम, हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखो इसमें इसने Cl ने कौन कौन सी चीजें यूज करी। पहली बात तो ये 6 इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऑक्टाहेड्रल तो हो ही गया। क्या हो गया? दूसरी कमेंट बाजी सुनो, इसने D के 2 ऑर्बिटल यूज करे, तो पहले लिखो D, फिर S का एक यूज करा S, P के कितने यूज करे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गए इसके DsP3, DsP3। अरे भाई D के 2 यूज करे ना, D2sP3 भाई, D के 2 यूज करे, D2sP3 हो गया। दूसरा, तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो Fe में भाई, अगर मैं इसकी कंडीशन निकालूंगा जरा, Fe में जरा ध्यान से देखना, 4s2 ये तो पूरा भरा रहेगा। 3d की अगर मैं बात करूंगा 1 2 3 4, तो भाई 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, बट अभी कितने अनपेयर है इसके पास? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ना। तो पहले के रिस्पेक्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कम हो गए ना भैया। देखो अगर पहले 5 होंगे और अभी 4 बचते ना, तब भी मैं यही बोलता कम हो गए। तो भैया इसको मैं बोलूंगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर बढ़ गए या उतने ही रहे तो मैं उसको बोलूंगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो डी कौन सा यूज हो रहा है, अंदर वाला हो रहा है या बाहर वाला? बाहर वाला। मैं 4d को बाहर वाला बोलूंगा, 3d को अंदर वाला बोलूंगा। कौन सा यूज हो रहा है? तो इसको मैं एक कमेंट बाजी करूंगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
हाँ भाई देखो, आप जो Fe की नेचुरल स्टेट है ना, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 4 ना, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने अनपेयर है, एक भी नहीं है। तो भैया पहले के रिस्पेक्ट में जो अनपेयर है वो कम हो गए ना, तो अगर कम हो गए तो लो स्पिन रहेगा, अगर बढ़ गए अनपेयर इलेक्ट्रॉन या बराबर रहे तो मैं उसको हाई स्पिन बोलूंगा। समझ आया कि नहीं है? ये मत लिखना कि बराबर हुए तो इक्विलिब्रियम कॉम्प्लेक्स, नहीं, ठीक है भाई। कम हो गए तो लो, बराबर रहे, ज्यादा होगा तो मैं उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो। अगर इसी में देखो, अभी मैं बेटा आगे बात करूंगा इसमें, इनर ऑर्बिटल हो गया। अगला मेरा आ जाता है इसमें मैग्नेटिक नेचर। वैसे मुझे साफ साफ पता चल रहा है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डाईमैग्नेटिक है। कलर अगर पूछा जाए तो कलरलेस है, ठीक है भाई, कलरलेस है। तो म्यू बराबर अंडर रूट एन वन प्लस 2 हुआ, एन को मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया। एन हमारा ये डी एंड ब्लॉक में भी यूज होगा, तो यहां से देख लो, एन एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 है तो 0 + 2 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, आंसर कितना है 0। इसकी यूनिट होती है वी डॉट एम, वी डॉट एम का मतलब वोर मैग्नेटॉन, वोर मैग्नेटॉन, वोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट, इट्स नॉट डाइपोल मूवमेंट भाई, है ना, इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी कितनी आ गई भाई, 0 आ गई भाई इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। आई रिपीट, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ गई, 0 आ गई भाई। समझ आया कि नहीं आया भाई, कोई दिक्कत तो बताओ। अब अगर बोलो भैया ठीक है, हम अगर हाई मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का सवाल है तो कर लेंगे। सपोज करो CN वीक लिगेंड हो जाए, मैं इसी में करवा दे रहा हूं। सपोज करो CN वीक हो जाए, वैसे एक सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका, कंफ्यूज नहीं मत होना आप, कंप्लीट हो गया, फिनिश। अगर मान लो CN वीक लिगेंड होता अगर हमारा, तो क्या होता पता है, देखो जरा ध्यान से देखना। देखो यहां पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे भाई, वीक लिगेंड है, उसने आके बोला खिसक भाई, भाई ये नहीं खिसका, नहीं खिसकेगा ना भाई, भाई वीक लिगेंड है। लेकिन उसे तो 6 डब्बे चाहिए, तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा 6 डब्बा। समझ आया कि नहीं है? तो इसकी जो भाई देखो वो तो सब सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। देखो अब S यूज हो रहा है, P के 3 यूज हो रहे हैं, D के 2 हो रहे हैं, मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बाहर वाला आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना भाई। इसमें कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है भाई, इसमें आउटर ऑर्बिटल, तो मैं इसको बोलूंगा आउटर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। पहले जितने अनपेयर थे अभी भी इतने ही है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलूंगा मैं से, क्या बोलूंगा भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सब कुछ पता चल गया आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दोगे भाई, कैसे निकालूं मैं बता दो। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो n की वैल्यू रख दो 4, 4 4 + 2 भाई, देखो 6 आया, 6 चौक 24 भाई, आंसर आ गया 4.9। अब बोलो भैया रूट इतनी जल्दी से सॉल्व कर देते हो आप। देखो भाई इससे ना, ये मैं बता रहा हूं, इस परफेक्ट स्क्वायर से 1 नंबर पहले ही आएगा भाई, ये भाई याद है मेरे को। तो मैं जो परफेक्ट स्क्वायर 25 हुआ 5 का, वो तो मैं इससे 1 कम कर देता हूँ 0.1। अब जैसे तुम्हारा मन कर रहा है 5 रख के दिखाना, जरा तुक्का मार रहे हो, देखो 5 + 2 7, 7 × 35, 7 × 5 = 35, 36 से 1 पहले आ गया। 8 रख के दिखाएंगे, 8 और 2 10, 10 8 जा 80 भाई। 8 इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी होंगे भाई क्या चाहते हो, डी में 8 डब्बे बना दें? तो भाई जहां तक अपनी ट्रिक लगती है वहां तक अपना कॉन्सेप्ट भी लगता है भाई, ठीक है भाई। भाई 2 में मत लगा देना यार, अगर √2 आ जाए पता चले भैया, ऐसे नहीं भैया भाई लगाएंगे भाई। वहां √3 आ जाए भैया, 4 से 1 पहले है, 1.9 लगा दो, तो वो तो याद होगा ना √3, वो लिख देना। हाँ भाई बोलो। अच्छा 81 से है तो कम भाई, मेरी वो 19-20 मैथ थोड़ी कमजोर है ना भाई। भाई समझ आया, 81 पे भी भाई रूल अप्लीकेबल है भाई अपना। हाँ भाई समझ आया कि नहीं आया बताओ यार, भाई बोलो यार। हाँ आप देखो, अब बोलो भैया बीबीटी को आपने लुल थ्योरी क्यों बोला भाई, इतनी प्यारी तो थ्योरी है भाई, है ना, सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बताता हूँ इन्हें क्या नहीं बताया, इनने ये बताया ही नहीं था। इनने पता क्या किया, अब जैसे CN ऐसा आ गया, ठीक है, इनने देखा पता क्या, इनने लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंट करके देखा, अच्छा 4.9 आ रहा है क्या, हाँ, तो इनने आके बोल दिया अच्छा फिर पेयरिंग नहीं करेगा भाई। इनने कोई कंपाउंड देखा, अच्छा 0 आ रहा है क्या भाई, पेयरिंग करेगा भाई ये, मतलब इनने कोई लॉजिक नहीं दिया, इनने बोला हमारे ऐसे होता। हाँ रिजल्ट देख मतलब भाई मतलब कर दिया भाई, समझ रहे हो ना किसकी तरह। हाँ सही बोला भाई लड़का, है ना भाई, मतलब आंसर पता है, जबरदस्ती ले आए बस। समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए मैंने इससे भाई ऐसी थ्योरी बोला था भाई, क्लियर हुआ कि ना? क्योंकि आपको तो लग रहा हो भाई सारे आंसर तो दे दिए इसने, सारे इसलिए आपको आंसर लग रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक का चक्कर हमने बता दिया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो चक्कर एक्सप्लेन करा था वो करा था CFT ने,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भाई। भाई कोई दिक्कत किसी को तो बोलो भाई। हाँ भाई पैराडाई बता तो दिया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड नहीं है सारे पेयर्ड है तो डाई मैग्नेटिक भाई। बोलो भाई, बोलो भाई, नहीं बोलोगे भाई। चलिए देखना यार भाई, सही है भाई, चलिए तो चलन दो भाई, है ना भाई। हाँ तो हम आगे बात कर सकते हैं क्या इसमें। हाँ चलो बात करते हैं CFT भाई, इट्स नॉट F, इट्स F। हाँ क्या हुआ ऋषि मैडम जी, पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहा है सुनने में तुम्हारा। हाँ भाई थोड़ा पढ़वड़ लो। भाई सुन, क्यों भाई सुन लो यार, देखो चलो कम बैक भाई, हो गया रेस्ट ओवर हो गया भाई, आ जाओ। देखो भाई सुनो, CFT इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई CFT समझने से पहले फिर से अपना थोड़ा बेसिक कवर करते हैं भाई, है ना। मतलब ये बेसिक ने तो लंका लगा रखी है, बेसिक नहीं हो गया कि क्या हो गया, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है यार। देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, सुनो भाई क्या बताएं यार, ये बेसिक के बिना कुछ होता नहीं ना भाई। 3-4 डब्बे भाई, देखो चलो फील कराते हैं भाई, फीलिंग खेलते हैं भाई। देखो इसको बोलते हैं DXY, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं DYZ, इसको बोलेंगे DZX, इसको बोलेंगे DX2Y। काहे सो रही हो, तो ऐसे देखना भी सोना ही होता है, वैसे ही डर लगता है वैसे, और ऊपर से। हाँ भाई वही तो यार। हाँ हाँ चलो देखो भाई सुनो भाई, बात करते हैं DXY YZ ZX, इनके बारे में भाई थोड़ी सी हिस्ट्री पता करते हैं भाई, थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी में काम करते हैं भाई। देखो राधे राधे भाई, DXY पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ XY Y हुआ, तो देखो भाई जो लोब हुआ हमारा वो ऐसा होगा भाई, ठीक है भाई, X और Y एक्सिस में होगा, ठीक है भाई, X और Y एक्सिस के प्लेन में होगा, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, प्लेन में बोलूंगा, क्या बोलूंगा ये DYZ। पता क्या होगा, DYZ बनाना बहुत आसान है, देखो बन गया, अब ये YZ हो गया भाई, ठीक है भाई। ZX बनाना और आसान है, ZX बन गया भाई। मतलब आउटपुट ये तीनों किस में, इनका मतलब समझ आया, इनका लोग करे प्लेन में लगा। X² Y² की अगर मैं बात करूं, नहीं यार कहो कुछ भी यार, आरुषि बढ़िया वाला का भाई। भाई ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा X, ये हो गया क्या Y², ठीक है भाई, है ना। तो इसको मैं बोलूंगा एक्सियल, क्या बोलूंगा भाई राधे राधे भाई, इसको मैं बोलूंगा एक्सियल भाई, क्या बोलूंगा भाई, क्या बोलेंगे भाई, एक्सियल, क्या बोलेंगे भाई, एक्सियल भाई, समझ आ गया। हाँ भाई अब बोलो DZ² ही बता दो। अरे भाई ये भी यार ऐसे ही होता भाई, भाई ये भी DZ² होता है भाई, ठीक है ना भाई। ये कुछ इस तरीके का ऐसा लोब है, इसके आगे ऐसे, ठीक है भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत होता भाई। चलो बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, है ना भाई। अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ा जाए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भैया अगले 5-10 मिनट में भाई प्रॉपर यहाँ पे ध्यान देना, अदरवाइज आपकी जिंदगी में भाई थोड़ी दिक्कत आ जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई इस चीज को भाई थोड़ा ध्यान से समझना जो आप समझाने जा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 5 मिनट बहुत है। देखो एक बार की बात है, हम ना ग्राफ बना रहे थे, ठीक है भाई। भाई ग्राफ में ना भाई इसको मैं एनर्जी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, भाई इस ग्राफ को देखो सुनो भाई, पूरी CFT में ना आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये वाला ग्राफ फील हो गया, ठीक है भाई। तो इस ग्राफ को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। इस ग्राफ से पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। हाँ भाई देखो बेसिक क्या है इस बार बेसिक ये हमारा सेल है भाई। ओह सेल यार, बायो पढ़ाते पढ़ाते ना सेल क्या है, अरे गोला नहीं है, एटम है यार भाई। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई, ठीक है ना। इसका ये d ऑर्बिटल का डब्बा है, 1 2 3 4, ठीक है भाई, क्या है भाई 4। यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ से लिगेंड आ रहा भगते हुए, एकदम भाई भगते हुए आ रहा भाई, है ना भाई। भाई ये थर कहां पर है भाई, भाई समझ में आया कि नहीं आया भाई, कुछ सोचा इस पे भी ना,
भाई भाई ऐसे करोगे आप तुम लोग। देखो इसमें भाई इस डब्बे में क्या भरा हुआ है ये बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लिगेंड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है बेटा। क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। तो इसीलिए कहां पर है भाई ये। अब भाई लिगेंड भगता हुआ रहा तो बेचारे कहाँ भगे, इन्हें भगना तो है ही ना भाई। तो इसी पे काम चल रहा था। देखो भाई तो ये इनका एनर्जी लेवल भाई, ये अपनी जिंदगी में खुश थे। 1 2 3 4 5 भाई अपनी जिंदगी में खुश थे, है ना भाई। जैसे ने लिगेंड को भगते हुए देखा, जब उनकी तरफ आया भाई, सारे भाई एक्साइट हो गए भाई। एक्साइट इन द सेंस सारे भाई इनकी धड़कन तेज हो गई भाई। हाँ भाई कुछ ऐसे भाई। भाई सुनो भाई, मतलब सोचो भाई, देखो देखो भाई मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ। बस ये ग्राफ देख लो भाई, ग्राफ जिंदगी में कभी ना भूलो, ये ध्यान रखो बस। क्या हुआ ये ना भाई, सारे के सारे भाई एक्साइटेड हो गए भाई, डी एक्स वाई वाई जेड। मतलब एक्साइटेड इन द सेंस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनका एनर्जी हाई हो गया। क्यों, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन। भाई रिपल्सन की वजह से भाई पता चलेगा ना भाई। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ पे 2 अप्रोच होते हैं भाई। फिर देखो सोचो, मान लो इस तरीके से हमारा भाई मैं एक एक लोग बना रहा हूँ खाली, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। खाली एक तो मेरा ये लोग हो गया एक्सियल वाला, एक मेरा हो गया नॉन एक्सियल। यही 2 लोग तो बनाए थे भी मैंने, है ना भाई। देखो अब इन दोनों को ही भाई एक्साइटेड हो गया भाई, है ना भाई। अब यहाँ पे जब लिगेंड थोड़ा सा पास आया, जब थोड़ा सा क्या आया, पास आया, तो ये वाला तो खुश हो गया भाई जिंदगी में। मेरी तरफ थोड़ी आ रहा है, तो एक्सियल की तरफ जा रहा है भाई। समझ में आया कि नहीं आया तो जिंदगी में खुश हो जाएगा भाई। तो मतलब मैं तो जा रहा हूँ वापस नीचे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जितने भी प्लेन वाले हैं ना वो सारे कहाँ जाएंगे, नीचे। क्योंकि भैया उनको देखो ये एनर्जी को शो कर रहा है ये, देखो तो उनकी एनर्जी भाई, जब देखो जब उनको रिपल्सन ही नहीं हो रहा भाई। देखो जैसे मान लो भाई एक तरफ लवी है भाई, है ना भाई, सुन लो भाई, अरे कोई भाईयात नहीं है भाई, सुनो। एक तरफ लवी है भाई, एक तरफ अमन भाई, मतलब दोनों भाई खड़े हुए भाई, मस्त है ना भाई। और यहाँ से सांड भगते आ रहा भाई, मान लो मतलब दोनों भाई ऐसे डरने लग गए भाई, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे यहाँ पे सांड भाई पास आया भाई, लवी वाला मेरी तरफ थोड़ी आ रहा है, लेकिन पहले तो डरा था ना भाई देख के। हाँ तो भाई अमन की तरफ आया भाई, तो अमन ज्यादा एक्साइटेड होगा, लवी तो हेलो भाई देखो सुनो, लवी पहले एक्साइटेड हुआ, बाद में तो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो भाई देखो नॉर्मल पे आ गया। ओ अच्छा दूसरा वाल, भाई भाई यार क्या नौटंकी कर रहे हो यार तुम लोग। भाई लोगों सुन लो, क्या चाह रहे हो, मतलब यार तुम लोग यार, मतलब यार बड़े बेकार बच्चों। मतलब चैप्टर खत्म होने वाला तो ऐसे करोगे, हाँ चैप्टर खत्म होने वाला तो ऐसे करोगे, हाँ सेशन खत्म होने वाला है। ठीक है भाई, डी एंड एफ लोग भाई कर लेना भाई, अल्कोहल फिनोल एंड इधर भी कर लेना भाई। हाँ तो भाई अभी डरो मेरे से, देखो भाई। अच्छा सुनो, तो भाई इनका एनर्जी लेवल हाई रहा, ये नीचे रहा। मतलब इससे आपको ये पता चला लिगेंड आपका जो है एक्सियली अप्रोच कर रहा है। अगर लिगेंड नॉन एक्सियली अप्रोच करता ना तो ये 3 डब्बे ऊपर, ये दोनों नीचे, ये आपके सिलेबस में बट है नहीं। बट लॉजिक समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया भाई। जो नीचे वाले डब्बे है ना बेटा, इनको मैं नाम देता हूँ T2G, ऊपर वालों को नाम मैं देता हूँ EG। ठीक है भाई, नीचे वालों को मैं बोलता हूँ T2G, ऊपर वालों को मैं बोलता हूँ EG। ठीक है भाई। उफ भाई ये डेल्टा नोट है भाई, जब आप नोट्स रीड करोगे तो आपने देखना है कि इसमें एनर्जी का लेवल क्या रहता है। अब ये ग्राफ अगर आपको समझ आ गया तो भाई इसमें बड़ी प्यारी चीज आती है। देखो अब आप कॉमन सेंस लाओ, जो अप्रोच कर रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कर रहा है तो इनके बीच का गैप ज्यादा होगा या कम होगा। और वीक लिगेंड अगर होगा तो अप्रोच, मतलब अप्रोच बोलो, गैप जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखो भाई जैसे कि मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, मुझे क्या करने का है, मुझे Fe2+ की कन्फिगरेशन करनी भाई, Fe2+ की कन्फिगरेशन करना। मुझे अब पता है 4s0 3d6 होता है भाई, क्या होता है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है, भाई ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो जो अब बता रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो 3d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरने का है, 1 2 3। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाए, चौथा यहां भरा जाए या यहां भरा जाए। देखो भाई चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाए या नीचे भरा जाए। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनके बीच का गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, तो भैया ये वाली एनर्जी कम होगी, तो इसमें आप भर सकते हैं। समझ आया कि नहीं है। 5वां 6ठा 7वां यहां भरना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई 6 वाली तो हम इसमें क्या करेंगे, T2G 6 हो गया, EG हमारा 0 हो गया भाई।
T2G6 हो गया, इजी हमारा 0 हो गया भाई, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं मान लो वीक लिगेंड अगर अप्रोच कर रहा है तो देखो यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा चेंज है। देखो भाई अगर वीक लिगेंड है तो 1 2 3 तो भर दिया। अब देखो क्या होगा, इनके बीच का गैप जो कम होगा कि नहीं होगा, तो इनमें भी तो आपस में रिपल्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन भरने पे बेटा। तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे इस बार ऊपर, क्योंकि गैप क्या है, कम है। चौथा पांचवा छठा वापस यहाँ पे, तो कन्फिगरेशन आ गई कितनी, T2G4 Eg2। तो इस तरीके से हमारी कन्फिगरेशन रहेगी। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कन्फिगरेशन का चक्कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया भाई? हाँ, अरे कुछ नहीं, सुनो, ये जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लगती है भाई, इसे मैं पेयरिंग एनर्जी कहता हूँ। अब इसी को मैंने आपको साइंटिफिक भाषा में लिखवा रखा है कि अगर डेल्टा नोट ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा है तो आप नीचे ही भर दीजिए। ये एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब गैप ज्यादा है ना, क्योंकि एनर्जी को ही तो बता रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात चल रही है। समझ आया कि नहीं है भाई? तो यही आपके नोट्स में लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। डेल्टा नोट मैंने यहाँ पे दिखाई दिया आपको, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब यहाँ पे आता है कि स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? समझ में आ गया, वेरी गुड भाई। इसके बाद हमारा इसमें आ जाता है क्या, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें जो बीच में कुछ टॉपिक हमने लिखवा रखे हैं, हमें पता है EN वगैरह, इनको आप स्किप कर सकते हैं चाहें तो, नहीं ये नहीं आएंगे आपके। आप करके देखना, रियन में आपको एक भी सवाल नहीं मिले, एक आध सवाल है वो भी मुश्किल से, शायद बहुत पहले 2010 के आसपास पूछा गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? इसके बाद हमारा इसमें क्या रहता है, क्लियर हो गया ना भाई? बढ़िया, राधे राधे। अब इसमें हमारा जो बेटा लॉजिक आता है, वो लॉजिक क्या है ये सुनो ध्यान से। इसमें लॉजिक ये है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है भाई। जैसे कि मान लो एक आपका कोई भी मेटल बॉन्ड बन रहा है सिग्मा भाई, देखो अब मैं आपको इसमें बैक बॉन्डिंग समझाने नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझो कि यहाँ पे दो टाइप का हमारा बॉन्ड बनता है। जैसे मैंने देखो ये डिफरेंस नहीं, मैं यहाँ पे इस बॉन्ड की कमेंट करूंगा, यहाँ पे इस बॉन्ड की कमेंट करूंगा, ठीक है भाई? जब भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात चले, आपने एक ही हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे मारना है, वो कौन सा है? डायरेक्ट अगर कहीं पे भी वर्ड दिख जाए, आप बस एक ही वर्ड चिपका दो, सिनर्जिक इफेक्ट। अपने सेंटेंस में टीचर आपका यही वर्ड सुनना चाहता है, सिनर्जिक इफेक्ट। क्यों होता है सिनर्जिक? बैक बॉन्डिंग। ये दो वर्ड अगर आपने चिपका दे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिटेल्स क्या है उसके लिए आपको बैक बॉन्डिंग समझना पड़ेगा, 11th का केमिकल बॉन्डिंग का, वो आप लोग को नहीं पता है, तो आप लोग बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेटल और कार्बन में जो बॉन्डिंग है, इन दोनों में बॉन्डिंग, अगर आपको फिर भी डिटेल में लिखना है तो आप क्या करो, देखो अगर इनके बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप इसे लड़का और लड़की समझ सकते हैं। अगर इसकी दूरी मतलब इससे इसकी नजदीकियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पहली वाली से भाई इसकी दूरियां क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। भाई मैंने गलत एग्जांपल ले लिया यार, सुनो अब तुम लोग हंसोगे यार। सुनो, अगर इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई भाई, कम हो जाएगी भाई, ठीक है? कांस्टेंट तो नहीं रह सकती ना भाई पहले जैसे। अगर इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ गई मतलब इन दोनों में दूरियां बढ़ गई तो ये वापस पहले जैसे हो जाएंगे और बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्हीं के वजह से मैं बॉन्ड एनर्जी को भी डिफाइन कर सकता हूं, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। क्यों? बॉन्ड एनर्जी का सीधा सा मतलब होता है क्या कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज योर व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज योर व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है? इसके बाद हमारा इसमें आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म आप लोगों को पता है, आयनाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, लिंकेज होता है बेटा, और हमारा क्या होता है, हाइड्रेट होता है, ठीक है भाई? ये आइसोमेरिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मैं यहाँ पे इसमें पहले भी क्लास कंडक्ट कर चुका हूँ, ठीक है भाई? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है भैया जी? बंद कर दीजिए इसको।